अच्छा, अब हम देखेंगे ड्रग्स यूज्ड इन हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं। तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी आ जाती है हमारे यहाँ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स, सेकंड वेजोडाइलेटर्स, थर्ड मिसलीनियर ड्रग्स इन क्रोनिक हार्ट फेलियर। ठीक है, तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स में हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी कैटेगरी है हमारे यहाँ। तो पॉजिटिव में आ जाती है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, बीटा एगोनिस्ट एंड फास्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में डिजिटॉक्सिन आ जाता है, ये लॉन्गर एक्टिंग है। उसके बाद जो है बीटा एगोनिस्ट में डोप्यूटामीन डोपामीन आ जाता है। फास्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स में मिलिरिनोन एंड थियोफाइलिन आ जाता है। उसके बाद वेजोडाइलेटर्स में जो है वेजोडाइलेटर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करेंगी तो इनमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हार्ट फेलियर। तो एक्यूट हार्ट फेलियर में कौन सी होगी और क्रोनरी में कौन सी होगी। एक्यूट में नाइट्रोप्रोसाइड एंड नाइट्रोग्लाइसरीन देंगे और क्रोनरी में नाइट्रेट्स एंड हाइड्रोलाजीन देंगे। लेकिन ये सब ही जितने भी ये चारों ड्रग्स हैं ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजर्स हैं। उसके बाद मिसलिनियस ग्रुप आ जाता है। मिसलिनियस ग्रुप में हम अब देखेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है हमारे यहाँ लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स में फिरसामाइड, ब्यूमेटानाइड, एथाक्रीनिक एसिड आ जाता है। लूप डायूरेटिक्स क्या कराएंगी कि सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन कम कराएंगी। थायजाइड डायूरेटिक्स ये भी सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन कम कराएंगी, तो हार्ट पर जो लोड है वो कम होगा। इसमें हम हाइड्रोक्लोरोथायजाइड आ जाती है। उसके बाद क्लोरोथाइलिडोन आ जाता है। उसके बाद ACE इनहिबिटर्स एंड ARBs, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इनमें प्रिल्स एंड सार्टॉन्स आ जाते हैं। प्रिल्स में कैप्टोप्रिल्स एंड दूसरी ड्रग्स आ जाती हैं सार्टॉन्स में जो इंपॉर्टेंट है वो लो सार्टॉन्स है। ठीक है, उसके बाद नट्री यूरेटिक पेप्टाइड आ जाता है, ये है निसिरिटाइड, ये ड्रग का नेम है, ये भी आ जाता है हार्ट फेलियर में। उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स में कार्वेडिलोल जो है वो अल्फा एंड बीटा दोनों इफेक्ट शो करता है। मेटोप्रोलोल एंड नेबेविलोल ये बीटा 1 सेलेक्टिव हैं। उसके बाद पोटाशियम स्पेयरिंग ड्रग्स आ जाती हैं डायूरेटिक्स, इनमें स्पेरोनोलैक्टोन एंड एप्लिरिडोन आ जाता है। हम देखेंगे कि हमारे यहाँ फेलिंग हार्ट है तो उसमें कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या हो रहा होगा कि बेसिकली काम क्या हो रहा होगा कि फेलिंग हार्ट है तो उसकी कार्डियक आउटपुट कम हो रही होगी। कार्डियक आउटपुट कम होगी तो हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर कम होगा। ब्लड प्रेशर कम होगा तो उसे कंपनसेट करने के लिए सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाएगी। जब ही सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी तो इस कार्डियक आउटपुट के कम होने की वजह से और सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से रीनल ब्लड फ्लो भी कम कर जाएगा। रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ करने से हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी और वेजो कंस्ट्रिक्शन से जो हमारे यहाँ आफ्टर लोड है वो इंक्रीज़ होगा। आफ्टर लोड जैसे इंक्रीज़ होगा हार्ट मज़ीद जो है मज़ीद वो फेलिंग स्टेट की तरफ चला जाएगा, मतलब उसका जो कंट्रैक्टिलिटी है वो कम होती जाएगी। अब रीनल ब्लड फ्लो कम है तो रेनिन की सिक्रीशन होगी, एंजियोटेंसिन 2 बढ़ेगा, एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होगी, एडीमा हो जाएगा। जैसे ही बॉडी में सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होगी एडीमा हो जाएगा। एडीमा होने से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो प्री लोड बढ़ेगा। ये देखें प्री लोड बढ़ेगा। एडीमा की वजह से कैपिलरी फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ेगा, फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये वीनस प्रेशर भी बढ़ेगा। वीनस प्रेशर कार्डियक आउटपुट के कम होने से भी बढ़ेगा। तो प्री लोड जब बढ़ेगा तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा। ये सब जब बढ़ेंगे तो इनके बढ़ने से वॉल्यूम के बढ़ने से हार्ट की डायलेशन हो जाएगी, डायलेटेड हार्ट हो जाएगा। तो उससे कंपनसेट करने के लिए हार्ट की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी कॉन्ट्रैक्शन की, और ये जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को मज़ीद इंक्रीज़ कर देगी। हालांकि हार्ट को खुद को ब्लड सप्लाई नहीं प्रोवाइड हो रही, तो डीकम्पनसेशन में क्या होगा कि स्ट्रेंथ हार्ट की डिक्रीज़ हो जाएगी। ये चीज़। अब हम ड्रग स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं कि कौन कौन सी ड्रग किस किस वक्त देनी है, कि किस स्टेप को कंट्रोल करने के लिए देनी है। अच्छा, हमारे यहाँ जब प्री लोड कम है, यहाँ पर प्री लोड कम है तो उसमें हमारे यहाँ ब्लड वेसल्स और जो हमारी अदर ट्रांसमीटर्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं और वीनस टून है जो, उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो ब्लड वॉल्यूम, बल्कि ब्लड वेसल नहीं ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज़ करना है। अब हमने ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज़ करना है, प्री लोड को डिक्रीज़ करने के लिए, और वीनस टून को भी डिक्रीज़ करना है। तो इन दोनों को डिक्रीज़ करने के लिए हम कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करेंगे। तो हम यूज़ करेंगे ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए हम डायूरेटिक्स और ACE इनहिबिटर्स एंड ARBs। ठीक है, और वीनस टोन को हम डिक्रीज़ करने के लिए वीनोडाइलेटर्स देंगे, वीनोडाइलेटर्स। ठीक है, ये तो इस स्टेप की बात हो गई कि इस स्टेप को कैसे कंट्रोल करेंगे, प्री लोड को कम करेंगे। उसके बाद आफ्टर लोड अब हमने कम करना है। आफ्टर लोड जहाँ पर है इसे हम कैसे कम करेंगे। आफ्टर लोड को जैसे किस लिए इसे कम करेंगे हम, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस या ब्लड प्रेशर को कम करके, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ACE इनहिबिटर्स। दूसरा हम ड्रग यूज़ करते हैं ARBs एंड बीटा ब्लॉकर्स, ARBs एंड
बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ कराना है, इस स्टेप में कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ कराना है ताकि हार्ट खुद अच्छी तरह कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो उसके लिए हम देंगे पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स में हम हमारे यहाँ डाइजॉक्सिन जो है वो बहुत अहम है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट हम आगे पढ़ेंगे डाइजॉक्सिन का। उसके बाद रीमॉडलिंग को कम करने के लिए, रीमॉडलिंग बेसिकली होता क्या है कि लॉस ऑफ कार्डियोमायोसाइट्स एंड उनका लॉस हो जाता है और फिब्रोसिस हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि उनको ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती, एनर्जी नहीं पहुंचती, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो रीमॉडलिंग को कम करने के लिए हम कौन कौन सी ड्रग देंगे? एसी इनहिबिटर्स, एआरबीज, एसी इनहिबिटर्स, एआरबीज एंड बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, ये ड्रग्स देंगे। तो फेलिंग हार्ट में कौन कौन सी सिचुएशन होती है? हमारे यहाँ प्री लोड कम इंक्रीज़ हो रहा होता है, आफ्टर लोड इंक्रीज़ हो रहा होता है, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है हमारी वो भी डिक्रीज़ हो कर जाती है, और रिमॉडलिंग इंक्रीज़ हो जाती है। तो इनको ओवरकम करने के लिए हम जो ड्रग्स देते हैं प्री लोड में, डायूरेटिक्स, एसी इनहिबिटर्स, विनोडायलेटर्स, आफ्टर लोड में एसी इनहिबिटर्स, एआरबीज, बीटा ब्लॉकर, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए डाइजॉक्सिन, और रिमॉडलिंग को डिक्रीज़ करने के लिए एसी इनहिबिटर्स, एआरबीज एंड बीटा ब्लॉकर्स। तो पहले हमने देखी है कि जनरल क्लासिफिकेशन ड्रग्स यूज्ड इन हार्ट फेलियर। अब हम देखेंगे कि इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है। बाकी जितनी भी हमने देखी हैं मोस्टली तो हमने पहले पढ़ लिए हैं, लेकिन जो कुछ ऐसी हैं जो हमने पढ़नी है, जैसे डायूरेटिक्स हैं, तो वो डायूरेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है डाइजॉक्सिन। ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में आती है क्लासिफिकेशन में। अब इसके इफेक्ट्स देख लेते हैं। इसके डायरेक्ट इफेक्ट हैं और इनडायरेक्ट इफेक्ट, ठीक है। अब इसके डायरेक्ट इफेक्ट देख लेते हैं। ये क्या करती है? ये कार्डियक सोडियम एंड पोटासियम एटीपीएस पंप जो होता है कार्डियोमायोसाइट में, उससे ये इनहिबिट कर देती है। जब उसे इनहिबिट करेगी तो इंट्रासेलुलर सोडियम इंक्रीज़ होगा और पोटासियम डिक्रीज़ होगा। मतलब वो पंप वर्क नहीं करेगा तो इंट्रासेलुलर सोडियम अकामुलेट हो जाएगा। जब सोडियम अकेमुलेट हो जाएगा तो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर जो था वो स्टॉप कर जाएगा, उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो है वो अकेमुलेट होना शुरू हो जाएगा। इंट्रासेलुलर कैल्शियम जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा मायोसिन एंड एक्टिन की जो है इंटरेक्शन होगी। जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी उतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी, और हार्ट की जो फोर्स है, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स है, वो इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि मतलब ये तो हमने देख लिया। हाँ, एक चीज़ कि ये जो इफेक्ट हमने देखा है कि एटीपीएस पंप स्टॉप हुआ, फिर सोडियम की अकामुलेशन हुई, फिर कैल्शियम की अकामुलेशन हुई, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हुई, इसे हम पॉजिटिव आइनोट्रोपी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स देख लेते हैं। एक हैं अर्ली वो हैं कि हमने ड्रग दी नहीं उससे पहले जो है, उससे पहले क्या होगा? पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा और टी वेव फ्लैटन होगी, क्योंकि कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो बहुत कम होगी। लेकिन जब हम ड्रग देंगे बाद में जो इफेक्ट आएंगे वो हैं क्यूटी इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा, टी वेव इन्वर्जन हो जाएगी, और एस टी डिप्रेशन हो जाएगी। ये साइन आपने याद रखने हैं, ये ऐसी क्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं हम कि ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा कि कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ होगी, इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगा। अच्छा, तो इनके इंक्रीज़ होने से क्या होगा? रिमॉडलिंग कम होगी। रिमॉडलिंग हमने कहा था कि रिमॉडलिंग जो है वो कार्डियोमायोसाइट की जो है वो डिस्ट्रक्शन है, मतलब कार्डियोमायोसाइट का जो फंक्शन है वो लॉस हो जाता है और फिब्रोसिस हो जाती है। दूसरा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो टून है वो कम हो जाएगी, वेज़ोडाइलेशन हो जाएगी, ईएसएस कम होगा, ईडीएस कम होगा, प्री लोड कम होगा, आफ्टर लोड कम होगा, हार्ट रेट कम होगा। हार्ट रेट कम होगा तो हार्ट की तरफ जो ब्लड जा रहा है वो ईजीली जाएगा, हार्ट पंपिंग ईजीली करेगा, ठीक है। ये तो हैं डायरेक्ट इफेक्ट्स। उसके बाद हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट्स। इनडायरेक्ट इफेक्ट्स में आ जाते हैं कि ये न्यूरोनल सोडियम पोटासियम एटीपीएस पर एक्ट करेगा और उन्हें इनहिबिट कर देगा। जब उन्हें इनहिबिट करेगा तो क्या होगा कि पहले तो वो सिंपैथेटिक सिस्टम की आउटफ्लो आ रहा था, तो सिंपैथेटिक ब्लॉक हो जाएगा, तो हमारे पास जो है पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो बढ़ जाएगा, वेगल टून बढ़ जाएगी। उसके बढ़ने से एट्रिया पर क्या इफेक्ट होगा? एवी नोड पर क्या इफेक्ट होगा? एट्रिया पर जो है इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो कम हो जाएगा, कंडक्शन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ईसीजी पर नेग्लिजिबल इफेक्ट होंगे। और ईआरपी इधर एवी नोड में इंक्रीज़ हो जाएगा, कंडक्शन वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जो पीआर इंटरवल है वो इंक्रीज़ कर जाएगा और हार्ट रेट डिक्रीज़ कर जाएगा। ये थे इसके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट्स। अब हम देख लेते हैं इसके क्लिनिकल यूजेज के, कहाँ कहाँ हम डाइजॉक्सिन को यूज़ करते हैं। तो क्लिनिकल यूजेज में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम देख लेते हैं कि इसे क्यों यूज़ करते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इसलिए यूज़ करते हैं कि ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है, जिसकी वजह से ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इम्प्रूव कराती है और हार्ट की जो है ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव कराती है, लेकिन ये हार्ट की जो लाइफ है उसे प्रोलॉन्ग नहीं करती। दूसरा इसका यूज़ है एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर में। एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर में क्या होता है?
कि हम उनके जो वेलोसिटी होती है वो बहुत बढ़ जाती है, उसे हमने वेलोसिटी को जो है वो डिक्रीज़ करना होता है। वेलोसिटी डिक्रीज़ करने के लिए हम ये देखते हैं कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, या रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है, इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो इंक्रीज़ करना होता है। तो इन दो चीज़ों के लिए हम इसे देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इंटरेक्शंस इसके दो ड्रग्स के साथ हैं। एक है क्विनिडीन, हमारे पास क्विनिडीन, और दूसरी हैं डायूरेटिक्स मोस्टली लूप एंड थायजाइड डायूरेटिक्स। ठीक है, क्विनिडीन के साथ अगर ये इंटरेक्ट करेगी तो इसकी जो क्लियरेंस है वो कम हो जाएगी बॉडी से। क्लियरेंस मतलब एक्सक्रीशन इसकी जो है वो कम हो जाएगी, बॉडी में डिजिटॉक्सिन जो है वो बढ़ जाएगी तो इसकी टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा डायूरेटिक्स इनडायरेक्टली क्या करती हैं, हाइपोकैलिमिक एल्कलोसिस कराती हैं। एल्कलोसिस मोस्टली जो थायजाइड एंड लूप डायूरेटिक्स हैं। हाइपोक्लीमिया की वजह से भी जो डाइजॉक्सिन है, हाइपोक्लीमिया की वजह से वो अपने रिसेप्टर पर, पोटासियम की कमी की वजह से वो रिसेप्टर पर इजीली बाइंड करती है, तो इजीली बाइंड करने से डाइजॉक्सिन की एक्टिविटी बढ़ जाती है और टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद डिजिटलस टॉक्सिसिटी में क्या होता है, जो सिम्टम है वो है एरिदमियाज, वोमिटिंग, नाजिया, डायरिया। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ जो है हेलुसिनेशन, CNS इफेक्ट है, हेलुसिनेशन, आई एंड एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ या डिस्टर्बेंसेस। ये साइन आपने याद रखने हैं, ये लाजमी पूछते हैं। एरिथमियाज, वोमिटिंग, नोजिया, डायरिया, हेलुसिनेशन, आई एंड एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज़। तो अब हम जो इसकी डिजिटल इसकी टॉक्सिसिटी है तो हम इसे ट्रीट कैसे करेंगे, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम 3 स्टेप में ट्रीट करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि हम करेक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड पोटासियम डेफिशिएंसी, मतलब जो मैग्नीशियम और पोटासियम बॉडी में डेफिशिएंट है उसकी करेक्शन करते हैं। तो इसके लिए हम ओरली या पारेंटरल पोटासियम सप्लीमेंट देते हैं। दूसरा हमारे पास जो है वो है एंटी एरिथमिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। एंटी एरिथमिक ड्रग्स में हमारे यहाँ आ जाती है लाइडोकेन आ जाती है, उसके बाद फेंटोइन आ जाती है, और दूसरी ड्रग्स भी आ जाती हैं जिसमें प्रोप्रानोलोल है। ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये भी डिजिटल की टॉक्सिसिटी को कम करती हैं। लेकिन अगर एक्यूट फॉर्म में डिजिटल की टॉक्सिसिटी हो जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर क्योंकि कार्डियक डिप्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जितने भी पेस मेकर हैं हार्ट के वो काम नहीं कर रहे होते, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक आर्टिफिशियल पेस मेकर यूज़ करना पड़ता है। तीसरा जो स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, डाइजॉक्सिन एंटीबॉडी देते हैं, एंटीबॉडी FAB फ्रैगमेंट, जिससे हम डिजीबाइंड कहते हैं, डिजीबाइंड। तो ये डाइजॉक्सिन एंटीबॉडी देते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट में पहले क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे पोटासियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की, फिर एंटी एरिथमिक ड्रग्स देंगे जिसमें लाइडोकेन, फेंटोइन या प्रोप्रानोलोल आ जाती हैं। अगर फुल एक्यूट फॉर्म है तो कार्डियक डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें आर्टिफिशियल पेस मेकर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी पेस मेकर थे वो डाउन हो जाएंगे। उसके बाद जो है डाइजॉक्सिन एंटीबॉडी इसमें दी जाती है।